नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐप में हर मंडे फ्री में टेस्ट होता है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच में ये टेस्ट होता है। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं कि ऐप को फ्री में कैसे यूज करना है। यदि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप उस वीडियो को देखिए फ्री में टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, उस टेस्ट का सॉल्यूशन हम YouTube पर प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन सहित आपको वो वीडियो यहाँ मिल जाएगा और विस्तार से हम उसको समझाते हैं। अब तक 38 टेस्ट हो चुके हैं, ये 39 है। यदि आपने टेस्ट दिया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताएं आपका स्कोर कितना था। जब आपने टेस्ट दिया तो आपका स्कोर कितना रहा आज का, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, ऐप अपने दोस्तों से भी डाउनलोड करवाइएगा ताकि वो भी इसे टेस्ट का फ़ायदा ले सकें। आइए दोस्तों, आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं और नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट में कृत्रिम वृद्धावस्था से संबंधित है? आर्टिफिशियल, एक तरह से यूँ बोल सकते हैं अपन कि घटती हुई चीज़ की बात कर रहा है एक तरह से, यानी समय के साथ किस में कमी आ जाती है एक तरह से, या काम करने की एफिशिएंसी घट जाती है। दोस्तों, वो आएगा परमानेंट मैग्नेट। क्योंकि चुंबक जो होता है ना, ये समय के साथ क्या होता है कि कमज़ोर होता जाता है। वृद्धावस्था का मतलब यही तो होता है। कहते हैं कि समय के साथ जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी जो काम करने की एफिशिएंसी वो डाउन आ जाती है, जबकि स्प्रिंग, कोई और कंट्रोलिंग बल या अवमंदक वैसे ही काम करते हैं जैसे पहले कर रहे थे। सी उत्तर आएगा, परमानेंट मैग्नेट जो है वो प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पदार्थ को चुंबकित करने में कौन सी विधि धारा का उपयोग करती है? यानी हम किसी मटेरियल को जब मैग्नेटाइज करते हैं तो करंट के माध्यम से किस में करते हैं? देखो, 2 तरह की, ओवरऑल 3 तरह के मेथड होते हैं, टच मेथड, इंडक्शन मेथड और इलेक्ट्रिक करंट मेथड। तो जो इंडक्शन मेथड होता है इसमें हम सोलिनॉइड को सप्लाई देते हैं, जबकि टच मेथड 3 प्रकार के होते हैं। तो इन तीनों में भी हम क्या करते हैं, केवल उसको टच करवाया जाता है, या यूँ कहें कि उसको उस पर घिसा जाता है, तो उसमें कोई सप्लाई अलग से हम नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। ए ऑप्शन होगा। इंडक्शन मेथड ऐसा है जिसमें धारा दी जाती है। अगला सवाल, 100 वाट का लैंप है, 2 घंटे में कितनी ऊर्जा का उपभोग करेगा? देखो भाई, वाट और घंटे दोनों दे रखे हैं तो कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि यूनिट जो है वो kWh, वाट इंटू घंटे में 1000 का भाग होता है। तो 2 इंटू 100 करके आपको 1000 का भाग देना था। उत्तर आ रहा है 0.2 kWh। भी उत्तर सही रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, आपको यहाँ पर एक मोस्ट परफेक्टिव कोर्स मिलेगा जो कि सभी भर्तियों की तैयारी आपको करवाएगा। सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक कोर्स है और तैयारी होगी सभी एग्ज़ाम की, चाहे आप DRDO की तैयारी करें, दिल्ली मेट्रो की तैयारी करें, इसरो की तैयारी करें, या किसी भी स्टेट में PSU की तैयारी करें, उन सब के लिए एक उपयुक्त कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक AC का सिग्नल नहीं हो सकता? स्क्वायर वेव AC का सिग्नल होता है, साइन वेव भी AC का सिग्नल होता है, ट्राइएंगल भी AC का है, जबकि पल्स जो होती है ना, ये AC का सिग्नल नहीं होता। पल्स होती है रुक रुक कर कमांड देने के लिए, तो ये DC का सिग्नल होता है दोस्तों। बाकी तीनों जो है वो AC के सिग्नल होते हैं। अगला सवाल, 100 हर्ट्ज सप्लाई पर 100 वाट एडी करंट है तो 50 हर्ट्ज पर कितना होगा? माय डियर, मैंने बहुत बार बताया है, एडी करंट आनी फ्रिक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है। अगर फ्रिक्वेंसी को आप 1/2 करोगे तो लॉस 1/4 होगा। जो 100 वाट था वो 25 वाट रह जाएगा।
इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी को 2 गुना करोगे तो एडी करंट लॉस जो है वो 4 गुना होगा। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर अगर हिस्टैरिसीस लॉस का अगर आ जाता तो हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो केवल एडी करंट के फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। तो 50 हर्ट्ज पर वो 50 हर्ट्ज ही होती। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में धारा 50 एम्पियर और सेकेंडरी में धारा 5 एम्पियर है, N1 और N2 का अनुपात कितना होगा। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है कि अगर आप करंट की तुलना करवाएं I1 बटे I2 से तो N1 बटे N2 का अनुपात जो है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी N1 अनुपात N2 जो है वो इक्वल होगा किसके, I2 बटे I1 के। यानी धारा टर्न वोल्टेज इनका रेशो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आपको टर्न रेशो निकालना है तो करंट का अपोजिट रेशो निकाल दीजिए, वही टर्न का रेशो आएगा। तो देखो, सेकेंडरी की करंट है 5, प्राइमरी की करंट है 50, 1/10 आया टर्न का। और अगर वोल्टेज का भी पूछ लेता तो वो भी, उन दोनों का रेशियो आपका 1/10 1/10 ही आएगा। आगे सवाल नंबर 7, किस मशीन को डबल एक्साइटेड भी कहते हैं। डबल एक्साइटेड का मतलब होता है जिसको 2 सप्लाई देनी हो। 2 अलग अलग मैग्नेट बनाए तो 2 अलग अलग मैग्नेट केवल सिंक्रोनस मोटर में होते हैं। ट्रांसफार्मर में केवल प्राइमरी वाइंडिंग को देते हैं, इंडक्शन मोटर में केवल स्टेटर को सप्लाई देते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर में केवल रोटर को सप्लाई देते हैं हम। यानी हमने जिनको एक्साइट किया हो तो सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर और रोटर दोनों को हम सप्लाई देते हैं, एसी और डीसी दोनों आपूर्ति की इसके लिए हमें ज़रूरत होती है। दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करें यार। लाइक की संख्या इतनी कम आती है कि हम जल्दी से टेस्ट बनाना छोड़ देते हैं। प्लीज़ आप सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं और वीडियो को दोस्तों को शेयर करें। चलिए सवाल नंबर 8, कौन सी सुरक्षा युक्ति मोटर से असंबंधित है। यानी जिसका मोटर से कोई लेना देना नहीं है। देखो, बकोलज रिले, नाम से ही पता लग गया होगा ना, क्योंकि बकोलज रिले एकमात्र ऐसी रिले है जो केवल ट्रांसफार्मर में होती है, जबकि अर्थ फॉल्ट रिले, अंडर वोल्टेज रिले, ओवर करंट रिले ये तीनों मोटर में भी हो सकती है, ट्रांसफार्मर में भी हो सकती है। अगला सवाल, धारा की गणना कीजिए जब लोड प्रतिरोध का मान 6 ओम हो। सिंपल सा सवाल है, बड़ा नहीं है। इसमें से चलने वाली करंट पूछिए, इसका मान 6 ओम दिया हुआ है। देखो दोस्तों, 4 ओम का प्रतिरोध ये रहा और 6 ओम का प्रतिरोध ये रहा। दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 10 ओम के हो गए ना। 30 वोल्ट की सप्लाई है, 10 ओम का प्रतिरोध है, भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 3 एम्पियर। क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा है, धारा की गणना कीजिए। दोस्तों, करंट ज्ञात करनी है, IC फॉर्मूला लगाना होगा V/XC। ठीक है, सबसे पहले XC कैलकुलेट कर लो, फिर उसका मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। XC के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/2πfc। कैलकुलेट करके देखो, पाई आंसर में दिया हुआ है इसलिए पाई को आप रख लीजिए यहीं पर। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और धारिता 5 माइक्रोफेरेड है, तो 5 को यहाँ रखें और माइक्रो है तो ऊपर 6 जीरो लगा दीजिए आप। ठीक है, अब कैलकुलेशन करके इसका मिलान कर लो और दोस्तों आपका इसका उत्तर आना चाहिए π/20। ठीक है, XC आएगा और ये जो मान है आपको 100 वोल्ट में भाग देना है, तो कहते हैं कि आंसर निकलेगा आपका π/20। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, देखो 50 को 2 से करते हैं तो 100 आएगा, 2 जीरो इसमें से कम हो जाएगी और इस 5 का भाग अगर आप इसमें देंगे तो ये आएगा 20, यानी 200/π आ रहा है। ठीक है, XC कितना हो गया, 200/π। अब आपको IC ज्ञात करना है तो V में XC का भाग देना है ना, तो वोल्टेज है 100। ठीक है, इसका जब आप डिवाइडेशन करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, फिर यहाँ 200 का भाग जाएगा इंटू पाई, है ना। कैलकुलेट करके मिलान करना और उत्तर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका आंसर कितना आया। अगला जो दोस्तों सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि वाट सेकंड किसकी इकाई है। देखो बहुत सिंपल सा है, वाट सेकंड को आप हल करके देखें तो यही जूल होता है और जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, शक्ति की होती है वाट,
या फिर जूल प्रति सेकंड। धारा की होती है एम्पियर जूल सेकंड, या तो एक तरह से मतलब जूल प्रति सेकंड, क्योंकि धारा I बराबर Q/T है, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। गुलाम प्रति सेकंड होती है, सॉरी, और इम्पीडेंस की इकाई ओम होती है। हल करके देख सकते हैं, सारा उत्तर आ जाएगा। आदर्श ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैसे होती है? आइडियल ट्रांसफार्मर में कहते हैं कि उनमें मैग्नेटिक लीकेज 0 होता है, और कहते हैं कि वाइंडिंग में ओमिक प्रतिरोध 0 होता है, तभी तो कोई हानियाँ नहीं होती, कोई लॉसेज नहीं होता, इसलिए वो शुद्ध इंडक्टिव होती है, ठीक है। प्योर इंडक्टिव मानना है आपको इसको। और अगला सवाल, किस में ताप बढ़ने पर चालकता घटेगी? चालकता घटेगी मतलब PTCO, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ना चाहिए, तो चांदी में बढ़ेगा, जबकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों ही अर्धचालक की श्रेणी में रखते हैं हम इनको, और अर्धचालकों में NTC होता है। अगला सवाल, कॉमन बेस विन्यास की सदैव इकाई से कम होगी क्या? कॉमन बेस है ना, तो कॉमन बेस में करंट गेन अल्फा होता है, और अल्फा का मान सदैव इकाई से कम होता है। डी उत्तर आएगा, करंट गेन का मान हमेशा इकाई से। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में 100 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात करें जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान 10 हो। तो बहुत सिंपल है, रेशियो का मान जितना होता है वोल्टेज उतना ही गुना अधिक हो जाता है। अगर 200 वोल्ट का 10 रेशियो है तो मान 10 गुना हो जाएगा, यानी 2000 वोल्ट इसका उत्तर हो जाएगा। शुद्ध कैपेसिटर DC के आर पार जोड़ा गया है, ये एक खुले सर्किट की भांति काम करेगा, क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटी और रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है। DC की फ्रीक्वेंसी 0 है, इसलिए XC अनंत है। अनंत प्रतिबाधा जो है वो धारा को अपने में से नहीं चलने देगा। अगला सवाल, वर्ग A एम्पलीफायर की। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, एम्पलीफायर क्लास में क्या होता है कि जिस क्लास की एफिशिएंसी हाई हो उसमें विकृति भी हाई होती है, इसलिए A क्लास में दक्षता भी कम, विकृति भी कम होती है, ठीक है। दक्षता भी कम, विकृति भी कम होती है, और करंट का कंडक्शन इसका 360 डिग्री मानते हैं। क्लास C एम्पलीफायर में उच्च दक्षता, उच्च विकृति होती है। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही बनता है। अगला सवाल, FET के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन की पहचान करें, है ना। एक्चुअल में सवाल उल्टा है, सत्य नहीं था, ये असत्य ही है वास्तव में। गलत स्टेटमेंट की पहचान करनी थी। तो FET देखो वोल्टेज चालित युक्ति है, यूनिपोलर युक्ति है, गेट, ड्रेन, सोर्स, बॉडी नाम के 4 सिरे होते हैं। इनपुट प्रतिबाधा निम्न नहीं, इनपुट प्रतिबाधा इसकी हाई होती है। तो C स्टेटमेंट इसके बारे में गलत है। क्वेश्चन में एरर था, खैर कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर दूंगा टेस्ट में। इनपुट प्रतिबाधा निम्न नहीं, उच्च होती है। हेक्साडेसिमल प्रणाली में संख्या 14 को किससे प्रदर्शित करते हैं? दोस्तों A, B, C, D, E और F हम संख्या लेते हैं और ये 10 से स्टार्ट होती है। तो देखो 14 को किससे प्रदर्शित किया है? E से रिप्रेजेंट किया है हमने। और सिंक्रोनस मोटर की पूर्ण भार पर स्लिप कितनी होती है? तो सिंक्रोनस मोटर में स्लिप हमेशा 0 होती है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में रोटर गति और सिंक्रोनस गति बराबर होती है, इसलिए उसमें कोई स्लिप नहीं होती है। पूंजीगत लागत सर्वाधिक न्यूक्लियर पावर प्लांट की होती है, ध्यान रखना। कैपिटल कॉस्ट हाई किसकी है, यूँ पूछा है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्योंकि सिस्टम ज़्यादा लगता है तो इसका आएगा। और सिल्वर का टॉलरेंस पूछा है प्रतिरोधक में, तो सिल्वर की 10% होती है, गोल्ड की होती है 5%। और कौन सा एक चर प्रतिरोधक है? दोस्तों चर प्रतिरोधक को यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह से सवाल पूछा है, मैं आपको बता दूँ। चर प्रतिरोधक कहते हैं वेरिस्टर को, जिसका पूरा नाम होता है वेरिएबल रेजिस्टर, इसलिए आपको यहाँ पर VDR के साथ जाना होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। हालांकि चर का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन तो देखो PTC, NTC, LDR सब में ही आता है, लेकिन एक्चुअली क्या इनके नाम होते हैं, तो याद रखना। PTC को सेंसिस्टर, NTC को थर्मिस्टर, LDR को फोटो कंडक्टर और VDR को वेरिस्टर कहा जाता है। अगला सवाल, नकारात्मक चालकता का गुण निम्न में से किस में नहीं है? UJT, FET, टनल डायोड इन तीनों में होता है, जबकि SCR में
नकारात्मक चालकता का गुण नहीं होता है। और शुष्क सेल कौन सा है? शुष्क सेल की वोल्टेज 1.5 वोल्ट के आसपास होती है। इसके एनोड कैथोड जो है वो कार्बन और जिंक के होते हैं, इसलिए इसको कार्बन जिंक सेल भी कहा जाता है। बस दोस्तों यही थे आज के इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन। स्कोर बता देना कमेंट करके, लाइक कर देना और वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। प्लीज़ अगला टेस्ट जल्दी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐप डाउनलोड ज़रूर करें, आप भी टेस्ट देवें और किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वीडियो कोर्स आप लेवें तो उपलब्ध है ऐप पर, आप ज़रूर वहाँ से ले सकते हैं।